नमस्कार, स्वागत है आपका फिर हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में भी अपन क्या पढ़ रहे थे, बाल विकास में विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व पढ़ रहे थे उनमें अपनों ने वातावरण से संबंधित समाज व संस्कृति का प्रभाव देखा था। तो आज आपके सामने पहले है एक प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूं, आप सोचिए, विचारिए और क्लास के अंत में अपन उसका अर्थ देखेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न है कि मनोविज्ञान में लिंग का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? ये प्रश्न है आपके सामने। किस आधार पर किया जाता है? विकल्प है आपके सामने सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार पर। इसके साथ साथ दूसरा विकल्प है आपके सामने जैविक आधार पर। तीसरा विकल्प आपके सामने है दोनों, और चौथा विकल्प आपके सामने है दोनों ही नहीं, दोनों नहीं। ये प्रश्न है आपके सामने, आप विचार कीजिए। तब तक अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बाद में अंत में, क्लास के अंत में अपन इस प्रश्न का जवाब देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे प्रभावित करने वाले कारक। किसको? विकास को। और विकास को प्रभावित कितने कारक करते हैं? बहुत सारे करते हैं। उनमें भी अपने महत्वपूर्ण कौन से मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, और वंशानुक्रम व वातावरण के संबंध में वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि देखो, इन दोनों का गुणनफल ही व्यक्ति है, अर्थात बराबर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम व वातावरण का, और दोनों का जो योग भी रहता है वो गुणनफल का रहता है, यानी गुणात्मक योग इनके विकास में रहता है। उसके बाद अपन वंशानुक्रम के बाद आए थे वातावरण पर। वातावरण को अपनों ने दो प्रकार का देखा, जन्म से पूर्व का, जन्म के पश्चात का। वातावरण है क्या? देखिए, एक विद्वान ने कहा है कि जीन्स के अलावा जो कुछ भी बालक के विकास को प्रभावित करता है सब वातावरण है। किसने कहा था? अपन देखते हैं। उन्होंने यूं कहा था कि जीन्स के अलावा जो कुछ भी वातावरण को प्रभावित करता है सब वातावरण है, सब वातावरण है। किसने दी थी ये परिभाषा? एना स्टेसी ने। एना स्टेसी नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये परिभाषा दी। अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अपनी मुख्य क्लास की तरफ। तो एक दो तथ्य अपन विशेष देख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। अपन पढ़ रहे थे वातावरण। तो वातावरण में जो जन्म के पश्चात का वातावरण है, जन्म के पश्चात का, अपनी क्लास कौन सी है? बाल विकास की क्लास है। और बाल विकास की क्लास में अपन किसका प्रभाव पढ़ रहे हैं? वातावरण का। और वातावरण में भी कौन सा? जन्म पश्चात। और जन्म पश्चात में अपन इस क्लास में कौन सा कारक पढ़ रहे थे? तीसरा। और तीसरा कौन सा? सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, ये अपन इस क्लास में देख रहे थे। और इस संबंध में अपनों ने बात की कि सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण विचार दिए हैं या इससे संबंधित जो सिद्धांत दिया है वो विद्वान कौन है? वाइगोत्स्की है। इस संबंध में भी अपनों ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। इसके साथ साथ
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक वातावरण से जिसने सबसे अधिक विचार किया है वो कौन है? अल्बर्ट बांडुरा, जिनका सिद्धांत भी प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद अपन देख रहे थे कि सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे कौन से कारक है जो बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो उनमें अपने पिछली क्लास में देख रहे थे कि एक तो अपनों ने देखा कि सामाजिक मान्यताएं। अब सामाजिक मान्यताएं जो है वो भी, अब मान लीजिए कि किसी भी समाज में सामाजिक मान्यता ये है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना, तो वहां पर लड़की का विकास रुक जाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक मान्यताएं हर कदम पर अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कुछ समाज ऐसे भी हैं जिनमें यूं कहा जाता है कि लड़कियों को सिर्फ आर्ट्स पढ़नी है क्योंकि लड़कियों के विषय ये होते हैं, साइंस नहीं पढ़नी। तो इस प्रकार से फिर वो रुचि का विषय नहीं पढ़ पाती। तो इसलिए इस प्रकार की जहां भी मान्यताएं हैं वहां पर फिर वातावरण प्रभावित तो करता है बालक के विकास को, और बालक का विकास संकुचित हो जाता है, यानी पूरा विकास वहां पर नहीं होता। दूसरी यदि अपन बात करें तो पिछली क्लास में ही अपनों ने बात कर ली थी सामाजिक परंपराओं की। तो सामाजिक परंपराएं भी, अब सामाजिक परंपराओं के बारे में आपने देखा होगा कि लड़की जब है वो थोड़ी सी बड़ी नहीं होने लगती, दिखने लगती, उससे पहले ही ढंग से काम कर, ढंग से रह, अगले घर जाना है। अब उसके दिमाग में बचपन से ही इस प्रकार की बातें भर दी जाती हैं, कहां से विकास होगा। हालांकि आजकल के माता पिता बड़े सजग हो रहे हैं, इस प्रकार की बातें नहीं करते, परंतु फिर भी कुछ जगहों पर इस प्रकार की विचार या इस प्रकार की परंपराएं देखने को मिलती है। तो इसलिए ये चीज भी वातावरण को या फिर बालक के विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद अपनों ने पिछली क्लास में बात की थी लिंग की। ये एक बड़ा कारक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित है वो भेद। ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। कैसे? सामान्यतः जो दादी और नानी होती है ना, उनको पोते और दोहिते वो ज्यादा पसंद होते हैं बजाय कि पोती और दोहिती के। तो वो अब जो लड़का होता है उसको भर के दूध का गिलास देती है, अच्छा अच्छा खाने पीने को देती है, लड़की को कम कम, यहां तक कि भरपेट खाने के लिए भी मतलब यूं कहा जाता है कि इतना नहीं खाना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए। अब वहां पर जो लिंग के आधार पर भेद किया जाता है तो वो चीज बालक के विकास को प्रभावित करती है। कहीं न कहीं लड़की के दिमाग में भी इस प्रकार की बातें बैठ जाती है और फिर वो बड़ा कुछ नहीं सोच पाती। भिन्नता या लिंग के भेद के आधार पर, लड़के लड़की के भेद के आधार पर जो समाज द्वारा भेदभाव किया जाता है वो चीज भी इसमें आ जाएगी। इसके साथ साथ इसमें है वो प्रभाव भी, यानी इससे लिंग का जो प्रभाव होता है, देखिए शारीरिक प्रभाव भी इस प्रकार से होता है। लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर होती है, लड़के मजबूत होते हैं, तो वो भी प्रभाव होता है। सामान्यतः कुछ काम ऐसे होते हैं जो लड़कियां नहीं कर पाती, लड़के करते हैं, तो इस प्रकार का प्रभाव भी पड़ता है। परंतु आगे यदि अपन देखें तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब बालक थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है तो वो स्वयं पहचान करने लग जाता है इसकी, और जब स्वयं को पहचान हो जाती है कि हाँ मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तो उनकी बातचीत बदल जाती है, उनकी बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, उनके कार्य बदल जाते हैं, उनकी गतिविधियां चेंज हो जाती है। कैसे? अब छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी यदि बात करें तो लड़की है तो उसको गुड़िया थमा दी जाती है खेलने के लिए, लड़का है तो ट्रैक्टर, गाड़ियां, इस प्रकार से बाइक, इस प्रकार के खिलौने लाएगा। आप बताइए लड़की इस प्रकार की होगी कि नहीं होगी? लड़कियां कोमल कमजोर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उनको तो गुड़िया थमा दी जाती है, इनको जन्म से ही गाड़ियां, ट्रैक्टर आदि दिए जाते हैं। तो हमें इस प्रकार की मान्यताएं बदलनी होगी। और बातचीत में यदि देखें तो लड़के ने जैसे ही पहचाना कि मैं लड़का हूं, वो यूं कहेगा,
मैं ऐसा काम करूंगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं करूंगी। तो इस प्रकार से लड़के और लड़की की भाषा बदल जाती है, उनका पहनावा भी बदल जाता है। तो यहाँ पर लिंग के आधार पर बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, काम बदल जाता है। लड़की सामान्यतः थोड़ी सी बड़ी होने के बाद माँ के साथ रहने लग जाती है, थोड़ी सहायता करने लग जाती है, और लड़के बाहर। तो इस प्रकार से उनके काम बदल जाते हैं, उनकी गतिविधियां बदल जाती है, उनके खेल बदल जाते हैं। तो ये है वो मैंने आपको बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे बड़ा या व्यापक कारक है जो हर जगह किसी न किसी रूप में बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो लिंग संबंधी भिन्नता, भेद, प्रभाव, बातचीत, कार्य, सारे के सारे समाज में जो है वो लिंग के आधार पर ही कार्य निश्चित कर दिए जाते हैं। समाज में लिंग के आधार पर, यदि अपन समाज की बात करें तो ग्रामीण समाज में तो अभी तक लिंग के आधार पर कार्य निश्चित कर दिए जाते हैं। लड़के हैं वो बाहर का काम करेंगे, लड़की घर का काम करेगी। घर पे यदि कोई मेहमान आया है और दुकान से सब्जी लेने जाना है तो लड़का जाएगा, लड़की घर में सब्जी बनाएगी। तो इस प्रकार से समाज के द्वारा जो कार्य तय किए जाते हैं वो भी फिर उसी प्रकार के विकास को प्रभावित करते हैं, और फिर वो उनका क्षेत्र भी उसी प्रकार से सीमित कर देते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने क्या पढ़ा? अपनों ने तीसरा कारक पढ़ा, और वो किससे संबंधित था? लिंग से संबंधित था। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था कि भी लिंग एक बड़ा कारक है विकास को प्रभावित करने वाला, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो आज अपनों ने बात की कि लिंग एक व्यापक कारक है जो हर जगह हर क्षेत्र में बालक के विकास को प्रभावित करता है, और शायद इसीलिए आज का शुरू का प्रश्न भी था। तो उसके बाद यदि अपन अन्य कारकों को देखें तो अन्य कारकों में एक है कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां। जैसे मान लीजिए कि बाल विवाह है, हो गया तो वो सारा का सारा बिगड़ गया, सारे के सारे वंशानुक्रम भी बिगड़ गया, वातावरण भी बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? जिस बच्चे ने खुद का विकास नहीं करेगा वो आगे वाले आने वाले बच्चे को क्या देगा? तो वो स्वयं का विकास कर रहा है, वो बच्चे का विकास करेगा या कैसे करेगा? तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे मान लीजिए कि पर्दा प्रथा है। अब जो पर्दा प्रथा है ये आधी जनसंख्या का, आधी जनसंख्या, अब महिला और पुरुष देखें तो आधी महिलाएं आधे पुरुष, तो आधी महिलाओं को तो वैसे ही दबा देता है। तो इस प्रकार से समाज में बहुत सी बुराइयां होती है, और समाज में जैसे लड़कियों को अलग नजर से देखा जाता है, लड़कों को अलग नजर से देखा जाता है। तो इस प्रकार की बुराइयां हैं, ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। आजकल जो बाहरी वातावरण है उसके आधार पर आपने देखा होगा कि भाई आजकल तो बच्चों को बाहर ही नहीं भेजना चाहिए। अब इस प्रकार से जो बातें की जाती है वो किसको प्रभावित करती है? बाल विकास को। बालक तभी पूरा विकास कर पाता है जब उसे खुले मैदान में छोड़ दिया जाए, भी जहां जाना है जहां जाए, जो सीखना है वो सीखे। हाँ, ये नहीं है कि उसको पूर्णतः निरंकुश कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी समझ नहीं रहा। उस पर नियंत्रण रखो परंतु उसे बांध कर मत रखो, उस पर नजर रखो परंतु उसे टोको मत, तब वो बालक है वो अच्छे से विकास कर पाएगा। तो यहाँ पर सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक परंपराएं, लिंग और इसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियां, जिनको बहुत पहली आवश्यकता हो जाती है खत्म करना। यदि ये खत्म हो जाती है तो 10% बालक का विकास ऐसे ही हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर तो अपनों ने बात की समाज से संबंधित, कि समाज में जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, या लिंग का जो प्रभाव है, लोग जो लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, वो चीज देखी। अब यदि अपन सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो देखिए खान पान, वेशभूषा, अंधविश्वास, और उसके साथ यदि अपन देखें तो धार्मिक मान्यताएं, कैसे?
समाज में अब आजकल जो फैशन बना हुआ है मैगी नूडल्स का, फास्ट फूड का, वो बच्चों का विकास नहीं कर पाता या बच्चों का शारीरिक विकास उससे हो ही नहीं पाता। यदि कहीं पर किसी समाज में बच्चों के विकास का ध्यान रखा जाए कि भाई उनको यथा समय फ्रूट्स दिए जाएं, कच्ची सब्जियां खाने के लिए दी जाएं और उसके पोषण स्तर का ध्यान रखा जाए, तो वहां पर बालक का विकास अधिक होगा। और यदि बालक को समुचित आहार या संतुलित आहार नहीं मिले तो वहां पर बालक का विकास कम हो पाएगा। और देखिए, हमारे भारत की परंपरा अलग है, विदेशों की परंपरा अलग है। विदेशों में तो ये होता है कि लोग बाग है वो कहते हैं शाम के खाने में क्या लोगे, सलाद, जबकि हम लोग हैं वो खाने का इंतजार करते करते सलाद को निपटा देते हैं। तो वो अलग चीजें हो जाती है। परंतु यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से, बाल विकास की दृष्टि से यदि अपन देखें तो खान पान जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करता है और ये बालक के विकास की पहली आवश्यकता इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि संतुलित आहार से बालक का संतुलित विकास होगा और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा। तो इसलिए ये चीज भी बालक के विकास को प्रभावित करती है, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। वेशभूषा भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। यदि किसी बच्चे को बार बार टोका जाए कि इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनना, तो उसमें संकीर्णता होती है, संकीर्णता आती है। और कहीं पर यूं होता है कि बहुत ज्यादा खुलापन होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा बांध कर रखा जाता है, तो इस प्रकार भी विकास से प्रभावित होता है। अंधविश्वास को अपन इस चीज से जोड़ सकते हैं। अंधविश्वास को जैसे समाज में समाप्त करना आवश्यक है, वैसे ही कुरीतियों को भी समाप्त करना आवश्यक है। हे बालाजी, इस बार रीट की एग्जाम पास करवा देना, अगली बार सवामणी लगाएंगे। अब बताइए मुझे, मेहनत किए बगैर रीट की एग्जाम कैसे मिलेगी? आप चाहे 4 सवामणी कर दो। अब हमारा ये अंधविश्वास है कि भाई भगवान जी को सुबह सुबह अरदास की, भगवान जी के सामने सुबह सुबह सवामणी बोल दी, हम रीट में पास हो जाएंगे और हम आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। बताइए रीट कहाँ से मिलेगी? तो इस प्रकार से हमें हमारे अंदर अंधविश्वास, देखिए बचपन में ही छोटा सा बालक होता है ना, तभी उसमें अंधविश्वास भर दिया जाता है। माँ कहती है बेटा सो जा, भूत आ जाएगा। अब उस बालक में अंधेरे से ही डर बैठ जाता है कि अंधेरा हो गया इसका मतलब भूत आ रहा है, तो वो डरने लग जाता है। तो जहां पर बालक इस प्रकार का डर मानने लग जाता है, उसका दिमाग किस प्रकार से विकास कर पाएगा बताइए? तो अंधविश्वास में कुछ बच्चे तो इतना ध्यान रखते हैं, चौराहा है तो साइड से निकलते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, अगर अपन जा रहे हैं पीछे से किसी ने आवाज लगा ली तो काम ही नहीं होगा, अपनों ने काली बिल्ली देख ली तो काम नहीं होगा और अपन बड़े से बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो इस प्रकार की जो अंधविश्वास पूर्ण बातें हैं ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। तो हमें है वो विश्वास रखना चाहिए पर अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताएं, हमारी मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी कि हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अब धार्मिक मान्यताओं में ये है कि ये कह दिया कि भाई ये अवसर है तो आपको इतना खर्चा करना है। व्यक्ति को अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं है कि भाई मान लीजिए हमारी धार्मिक मान्यता है कि अगर हम गृह प्रवेश कर रहे हैं तो हम यदि सवामणी नहीं करेंगे तो हमारा घर शुभ नहीं होगा, अशुभ हो जाएगा। तो कहाँ पर लिखी हुई है ऐसी चीजें? कुछ भी नहीं है। अपने को सामान्यतः अपने घर को देखकर और अपनी परिस्थितियों को देखकर करना चाहिए। अब मान लीजिए कि धार्मिक मान्यताओं को निभाने के लिए व्यक्ति इतना ज्यादा खर्चा करता है या इतना ज्यादा मानसिक रूप से दबा रहता है, तो फिर वो विकास कैसे कर पाएगा? फिर उसके घर के सब लोग, बच्चे वगैरह सब इससे प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर अपनों ने बात की सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण की, संक्षिप्त चर्चा की, परंतु इससे संबंधित भी यदि प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि निम्न में से या यूं पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कारक सांस्कृतिक या सामाजिक कारक में नहीं आता। तो अपनों ने यहाँ पर जितने भी कारक पढ़े हैं सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत, तो सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भेदभाव,
कुरीतियां, ये तो सभी के सभी किस में चले जाते हैं, समाज में चले जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारी धार्मिक मान्यताएं, खान पान, वेशभूषा, अंधविश्वास, ये सारे के सारे सांस्कृतिक वातावरण में। और इस तरीके से हमने यहाँ पर उन सभी कारकों को देखा जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। उसके बाद अपन देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अपन बाल विकास में पढ़ रहे हैं, और बाल विकास में भी वातावरण को प्रभावित करने वाले या वातावरणीय कारक पढ़ रहे हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले। तो उसमें जन्म पश्चात बालक को कौन कौन सा वातावरण किस किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, सभी पक्षों के बारे में अपन विचार कर रहे हैं। तो उसके बाद यदि अपन बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बाद, याद कीजिए, ऐसा तो नहीं हो रहा कि पीछे भूले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे अपनों ने जो कारक लिखवाए थे, जन्म के पश्चात वातावरणीय कारक जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, उनमें इसके बाद का जो कारक था वो कौन सा था, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक। अब मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है, मनोविज्ञान कैसे कहता है, मनोवैज्ञानिक क्या कहता है कि बालक का विकास इस प्रकार से हो सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि बालक का यदि विकास करना है, उसे किसी भी दिशा की तरफ मोड़ना है, उसे कुछ भी सिखाना है, तो आप पहले तो उसे प्रेरित करिए। पहले तो उसे प्रेरित करिए। प्रेरित करने का मतलब क्या हुआ, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मनोविज्ञान यूं कहता है कि बालक में अभिप्रेरणा उसे अधिगम के लिए प्रेरित करती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी सड़क है जिसका अंतिम छोर अधिगम होता है। अभिप्रेरित बालक जितना ज्यादा अधिगम कर सकता है उतना सामान्य बालक नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी क्लास में कभी भी बालक को यदि 5 मिनट का भी मोटिवेशन दे दिया जाए ना, अभिप्रेरित कर दिया जाए ना, वो 2 घंटे तक ज्यादा पढ़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मनोविज्ञान यूं कहता है कि बालक के विकास के लिए अभिप्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। बालक को समय समय पर ये एहसास करवाया जाए कि भाई ये चीज तुम्हें करनी है और ये तुम्हें क्यों करनी है, तुम्हें इस चीज की आवश्यकता क्यों है, तो फिर उसका मन मस्तिष्क उस तरफ लगा रहता है। इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। देखिए, बालक अभिप्रेरित हुआ, उसने सीखना शुरू किया, तो सीखना शुरू किया है तो उस समय उसे यथा स्थिति व यथा समय परामर्श दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार से करना, इस प्रकार से नहीं करना। मान लीजिए कि बालक को आपने अभिप्रेरित कर दिया, बालक को उस चीज को सीखने के लिए निकल तो पड़ा, परंतु वो असफल हुआ तो पहले ही चांस में वो टूट सकता है। तो इसलिए आपको बराबर ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि वो पहले ही चांस में असफल नहीं हो। तो इसके लिए आप बराबर उसे परामर्श देते रहिए, सलाह देते रहिए। यदि बालक प्रेरित है और वो सीख रहा है तो परामर्श तो देते रहिए, और परामर्श के साथ साथ उसे पुनर्बलन भी देते रहिए। शाबाश, वेरी गुड, गुड, डन, अच्छा कर रहा है तुम, हाँ ऐसे ही चलता रहे, कीप इट अप। इस प्रकार से उसे पुनर्बलन समय समय पर देते रहिए। शाबाश, उसने जैसे ही एक स्टेप किया, क्या बात है, वेरी गुड, पहली बार में इतना कुछ कर लिया, अरे अब तो आगे भी हो जाएगा, और आगे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये तो पक्का हो गया, ये तो निश्चित हो गया कि तू सीख जाएगा। तो इस प्रकार से पुनर्बलन। और यदि बालक सीखने में सफल हो गया, यानी वो सफलता के मुकाम तक पहुंच गया, तो उसे पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, यानी उसे पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान इन 4 ही स्टेप की बात करता है, किसके लिए, बालक की सफलता के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि पुरस्कार के साथ साथ मनोविज्ञान दंड की भी व्यवस्था करता है, पुनर्बलन में भी सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक की भी व्यवस्था करता है।
परंतु एक सकारात्मक दिशा में अपन कर रहे हैं विकास। विकास को वापस नहीं ला रहे, बालक को पीछे नहीं ला रहे, बालक को आगे लेकर जा रहे हैं। तो बाल विकास की यदि चेन की बात करें तो बाल विकास की चेन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, इसी प्रकार की इन्हीं 4 स्टेप से बालक को गुजारना है ताकि बालक सफल हो सके। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में सबसे पहले बालक को अभिप्रेरणा दो, सलाह पुनर्बलन साथ साथ चलते रहने दो और अंत में पुरस्कार दो। कहते हैं कि यदि बालक, अब कभी कभार आपने देखा होगा कि एक बालक है वो सफलता अर्जित कर रहा है, एक बालक असफल हो रहा है, दोनों के प्रति आप समान व्यवहार कर रहे हैं, जो भी लाया जा रहा है दोनों के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की हीन भावना आ जाती है कि भी जो मुझे मिल रहा है वो इसको मिल रहा है तो क्या फायदा है। तो इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। तो उसे यूं होना चाहिए कि जैसे ही सफल हुआ पुरस्कृत किया गया, अब की बार और अच्छे नंबर लाएगा तो ये मिलेगा, और दूसरे बालक को तू भी यदि इसके बराबर आया तो तुझे भी ये मिलेगा। तो इस प्रकार का अभिप्रेरणा के संबंध में संतुलन भी रहना अत्यंत आवश्यक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपन अगले कारक की तरफ। तो यहाँ पर अपनों ने पढ़ा है अगला कारक मनोवैज्ञानिक कारक, और मनोवैज्ञानिक कारक में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बढ़ते हैं आगे। मनोवैज्ञानिक कारकों के बाद की यदि अपन बात करें तो मनोवैज्ञानिक कारकों में बाद में अगला कारक हो सकता है भौतिक वातावरण। इसके बारे में थोड़ी सी बात तो मैंने पिछली क्लास में की थी जब अपन विद्यालय के भौतिक वातावरण की बात कर रहे थे। ये भौतिक वातावरण बालक के पूरे विकास को प्रभावित करने वाला है। वहां पर विद्यालय का वातावरण था। भौतिक विकास चाहे विद्यालय का हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, सब जगह का बालक के विकास को प्रभावित करता है। अब देखिए, बालक के पास मोबाइल है, ठीक है, कंप्यूटर है, वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। इस बालक की सोच विस्तृत होगी, व्यापक होगी। हालांकि इसकी कुछ हानियां हैं, परंतु हानियां तभी है जब इनका गलत प्रयोग हो। इसके लिए तो हमें सजग रहना पड़ेगा। गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अपन मोटे तौर पर इन सभी चीजों को कह सकते हैं आधुनिक संसाधन। आधुनिक संसाधन। अब आधुनिक संसाधन बालक के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक बालक है जो मात्र 6 वर्ष का है, ठीक है, उसके पास ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और साथ साथ भी अपन इस चीज को एक बार छोड़ देते हैं, ये गलत प्रयोग और हानि तो तभी है जब बालक पर नियंत्रण न रखा जाए, बालक पर ध्यान ही नहीं दिया जाए, तो उसके सामने जो भी गलत चीजें आ जाती है। अब इनमें तो गलत भी रहता है, अच्छा भी रहता है, तो वो गलत चीजों की तरफ आकर्षित होता है। परंतु अपन बात करें संतुलित चीजों की, ये चीज नहीं हो। तब एक बालक है 6 वर्ष का, बहुत आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल में कोई भी कहानी देख रहा है, जो शिक्षाप्रद कहानियां, बच्चों की कहानियां आती हैं, वो देख रहा है, तो उनसे वो शिक्षा ले रहा है। कंप्यूटर व सोशल मीडिया से संबंधित बहुत सी चीजों के बारे में नई नई चीजें आ रही है, वो उन चीजों को सीख रहा है, साथ साथ उनसे संबंधित भाषा ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है। अब कंप्यूटर को समझने के लिए उसे इंग्लिश का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे कहाँ डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ उसे सेविंग का ऑप्शन मिलेगा, कहाँ उसे सर्चिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस प्रकार से वो उन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। कहाँ उसे डाउनलोडिंग मिलेगी, तो वो उन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करता जाएगा, और ज्ञान प्राप्त करता जाएगा तो उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी। उसमें कहानियों के माध्यम से आदर्श मूल्यों, विचारों की भी जो प्रगति होगी वो भी अच्छे विकसित होंगे। उसमें सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो
आधुनिक कौन कौन सी चीजें और कैसी कैसी चीज आ रही है, उसके संबंध में भी उसकी समझ अच्छी विकसित होगी। और मान लीजिए कि एक बालक है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और विद्यालय पर निर्भर करेगा। उसे जितना विद्यालय ने सिखाया है, जितना परिवार ने सिखाया है, उतना ही वो सीख पाएगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। जबकि यहाँ पर उसमें स्वाध्याय, स्वयं से सीखने की प्रवृत्ति का भी विकास होगा। यहाँ पर वो उन पर निर्भर रहेगा, वो जो सिखाएंगे, जैसे सिखाएंगे वैसे सीखते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यदि यहाँ पर भौतिक वातावरण की बात करें, तो भौतिक वातावरण में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो भौतिक वातावरण में आधुनिक संसाधन, अपन इनका सम्मिलित नाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो इसमें बहुत सी चीजें आ सकती है। सोशल मीडिया आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, मोबाइल आ सकता है, अन्य कोई भी इस प्रकार की यदि सहायक सामग्री हो जो किससे संबंधित हो, आधुनिक संसाधनों से संबंधित हो। आधुनिक जो न्यू टेक्निक्स है, नई तकनीकी जो विकसित हो रही है, उनमें बहुत सी चीजें आ रही है जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है। बस सही दिशा की तरफ उसको लेकर जाने वाला होना चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। भौतिक वातावरण को भी अपनों ने समझा, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण। ठीक है, अपना मेन टॉपिक कौन सा है? बाल विकास। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो भी ध्यान रखिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। अपन बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? वातावरण। और वातावरण के जो विभिन्न पक्ष हो रहे हैं उनको अपन यहां पर देख रहे हैं। विभिन्न प्रकार का होता है वातावरण जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे अपनों ने बहुत सा तो देख ही लिया। पारिवारिक वातावरण हो गया, विद्यालय का वातावरण हो गया, सामाजिक वातावरण हो गया, सांस्कृतिक वातावरण हो गया, मनोवैज्ञानिक वातावरण हो गया, भौतिक वातावरण हो गया। आगे कौन सा हो सकता है? तो मनोवैज्ञानिक और भौतिक वातावरण के बाद यदि अपन आगे बात करें तो देखिए जलवायु, जो कि वातावरण का ही अंश माना जा सकता है, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। कैसे? गर्म जलवायु भी हो सकती है, ठंडी जलवायु भी हो सकती है। कुछ गर्म जलवायु वाले प्रदेश हैं, कुछ ठंडी जलवायु वाले प्रदेश हैं। अगर अपन राष्ट्रों की बात करें तो कुछ गर्म जलवायु वाले राष्ट्र हैं, कुछ ठंडी जलवायु वाले राष्ट्र हैं। जो गर्म जलवायु वाले राष्ट्र हैं, वहां के जो लोग हैं वो काले होंगे, गठीले होंगे, आलसी होंगे। और यदि ठंडी जलवायु वाले लोग हैं तो वो लंबे होंगे, गोरे होंगे, तीव्र गति वाले होंगे। तीव्र गति वाले, ये मनोविज्ञान कहता है। मनोविज्ञान यूं कहता है कि ठंडे प्रदेशों के लोग सदैव गोरे होंगे। ये तो आप स्वयं देख लीजिए, घर में एसी लगा लीजिए, 2-4 महीने एसी में रहिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा, आप भी गोरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। हाँ, ये मत कर देना कि एसी में रहकर सो रहे हैं आप, यहाँ का मतलब ठंड लेकर और आलसी बन जाए, ये मत कर देना। यहाँ पर वैसे भारतीय लोग कुछ भी कर सकते हैं, भारतीय लोग मनोविज्ञान को भी गलत साबित कर सकते हैं, हमारी कहीं कोई बराबरी नहीं है। तो यहाँ पर अपन मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में जो वैज्ञानिक है वो व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। तो वो उस समय यूं बताते हैं कि भाई जलवायु वातावरण होता है, जलवायुविक वातावरण होता है,
वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। और वो किस प्रकार से, देखिए गर्म जलवायु के प्रदेश भी होते हैं, ठंडी जलवायु के। तो गर्म जलवायु वाले प्रदेशों के जो लोग हैं वो इतने अधिक एक्टिव नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते जितने ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं, ये मनोविज्ञान कहता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और यहां पर इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये टॉपिक का मतलब प्रभावित करने वाले कारक, और प्रभावित करने वालों में जो जन्म के पश्चात प्रभावित करने वाले कारक है वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अपन फिर से उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उस संरचना को देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। संरचना कौन सी, देखिए वातावरण जो है वो बालक के विकास को प्रभावित करता है। अपन वातावरण पढ़ रहे हैं, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वंशानुक्रम व वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका अपने को देखनी है। वंशानुक्रम देख लिया, वातावरण को देख रहे थे। वातावरण दो प्रकार से मनुष्य के व्यवहार को या बालक के विकास को प्रभावित करता है। एक तो जन्म पूर्व और उसके बाद दूसरा था जन्म पश्चात का वातावरण। ठीक है, जन्म पूर्व में अपनों ने देखा था कि बच्चा है वो प्लेसेंटा द्वारा मां से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर मां की विभिन्न चीजें प्रभावित करती है। आयु हो गई, स्वास्थ्य हो गया, पोषण स्तर हो गया, वो सारा का सारा बहुजन्म, बहुक्रम, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती है। जन्म पश्चात में यदि अपन देखें तो जन्म पश्चात में अपनों ने सबसे पहले तो देखा परिवार, उसके बाद अपनों ने देखा विद्यालय, उसके बाद अपनों ने देखा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, उसके बाद अपनों ने देखा मनोवैज्ञानिक वातावरण, और उसके बाद अपनों ने देखा भौतिक वातावरण, और उसके बाद अगला पॉइंट अपनों ने देखा जलवायु। तो ये ऐसे तत्व है जो जन्म के पश्चात बालक को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और किसके अंतर्गत, वातावरण के अंतर्गत। वातावरण के अंतर्गत जन्म से पूर्व ही आता है। ये कतई मत समझना कि जन्म से पूर्व की चीजें वंशानुक्रम में जाएगी, नहीं, जन्म से पहले भी बालक को वातावरण मिलता है। और किसका मिलता है, माँ का मिलता है। माँ की सारी चीजें जैसे आयु हो गई, पोषण स्तर हो गया, उसके साथ साथ अभिवृत्ति हो गई, अभिरुचि हो गई, ये सारी की सारी चीजें अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ ली है। और बहुजन्म, बहुक्रम, वो चीजें भी इसमें आ जाती है। उसके बाद ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये दोनों चीजें समझ में आई होगी। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे की क्लास में जब अपनों ने शुरू किया था तब मैं इन चीजों को बता चुकी हूं। अब अपन बात करते हैं अगली, क्या वातावरण का प्रभाव बालक पर किस किस रूप में पड़ता है, या बालक को प्रभावित करने का क्षेत्र कौन कौन सा है। वातावरण किस किस क्षेत्र में बालक को प्रभावित करता है। वातावरण शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, मानसिक विकास को प्रभावित करता है, प्रजातिगत लक्षणों को प्रभावित करता है, यानी इस पर भी प्रभाव होता है। और अंतिम यदि अपन बात करें तो बुद्धि। वैसे तो यदि अपन बात करें, सीधी सी बात करें तो देखिए वातावरण का प्रभाव बालक के हर क्षेत्र में है। अब यहाँ पर यदि अपनों ने शारीरिक और मानसिक दो नाम ले लिए तो प्रत्येक क्षेत्र आ गया, परंतु फिर भी अपन देखते हैं कि देखिए जो शारीरिक विकास है वो भी वातावरण का प्रभाव है। कैसे, देखिए
वातावरण सांस्कृतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, जलवायु वातावरण भी होता है। पहली बात तो यदि अपन अंतिम भी देखें, जलवायु वाला भी देखें, तो भी इसमें बालक आलसी भी हो सकता है और इसके साथ साथ फुर्तीला भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वातावरण के प्रभाव से। अब आलसी कब होगा? जब वातावरण गर्म है। फुर्तीला कब होगा? जब वातावरण ठंडा है। तो यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। और यदि गर्म प्रदेश की वातावरण है का व्यक्ति है तो वो सामान्यतः इसकी ठंडे प्रदेश वाले की तुलना में कमजोर भी होगा। और इसके साथ साथ गर्म प्रदेश वाला जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा विकास नहीं कर पाएगा जितना ठंडे प्रदेश वाला व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहता है, मन और मस्तिष्क से हमेशा एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, फ्रेश रहता है, ताजगी से भरा पूरा रहता है, तो इसलिए वो ज्यादा विकास कर पाएगा। मानसिक विकास की यदि बात करें तो देखिए, गर्म प्रदेश वाले लोग तो अक्सर चिड़चिड़े ही रहते हैं, क्रोधी होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश वाले बजाय इनके शांत होते हैं। वैसे तो पूर्णतः शांत नहीं होते, आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा होगा बहुत बार, तो वैसे तो शांत नहीं होते, परंतु बजाय इनके ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म जो वातावरण है वो हमारे अंदर गर्मी ला देता है। और सामान्यतः जिसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो कहते भी है कि गर्म कैसे हो रखा है। तो गर्म वातावरण व्यक्ति को क्रोधी व चिड़चिड़ा बनाता है, जबकि ठंडा वातावरण है वो बालक को शांत करता है। और इसके साथ साथ हमारा परिवार किस प्रकार का है, किस समाज में रह रहा है, यदि वहां पर सबके सब शिक्षित लोग हैं, हमारा परिवार शिक्षित लोगों के बीच में रह रहा है, तो बालक भी शिक्षित होगा और उसका विकास भी उसी दिशा की तरफ होगा। और मान लीजिए कि एक बालक ऐसे पिछड़े हुए परिवार में रह रहा है जहां पर लोग या तो खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, उनका किताबों से लेना देना नहीं है, वो जो मन में आए, जैसे मन में आए वैसे बोलते हैं, तो उस बालक का विकास उसी प्रकार का होगा। वो मानसिक रूप से उसी दिशा में विकास करेगा जिसमें वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मानसिक विकास पर वातावरण का भी प्रभाव काफी जगह अपन प्रत्यक्ष से भी देख सकते हैं। उसके बाद यदि अपन प्रजातिगत लक्षणों की बात करें तो देखिए, ऐसे माना जाता है कि खाती जाति को जानते हो? खाती जाति के जो लोग होते हैं उनके हाथों में सुंदरता होती है। अब हाथों में सुंदरता का मतलब ये नहीं है बहुत ही सुंदर हाथ होते हैं, पतली पतली उंगलियां, लंबी लंबी उंगलियां और बिल्कुल गोरा रंग, ये चीज नहीं है। हाथों में सुंदरता का मतलब है कि उनको कुछ भी लिखने को दे दो, उनकी बहुत अच्छी तो राइटिंग होगी, उनको कुछ बनाने को दे दो, वो हटकर चीज बनाएंगे, चित्रकारी बहुत अच्छे से करके लाएंगे, तभी तो वो लकड़ी का काम करते हैं। और ये चीज इनमें किसके माध्यम से आती है? प्रजाति के माध्यम से आती है। और आपने देखा होगा कि सुनार का बेटा सुनार, लोहेकार का बेटा लोहाकार, और ये जो खाती का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनके बच्चे लकड़ी का ही काम करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रजातिगत लक्षण भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जाति के लक्षण भी उसमें आ जाते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें बुद्धि की, तो देखिए बुद्धि वैसे तो देखिए तो वंश क्रम का विषय है, वंशानुक्रम या वंश क्रम, क्योंकि बुद्धि या आईक्यू लेवल की बात करें तो वो हमें जन्म से प्राप्त होता है। ठीक है, बुद्धि हमें जन्म के समय ही प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। उसके विकास की बात करें तो यदि कोई प्रतिभाशाली बालक है और उसका विकास सकारात्मक दिशा में हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है, तो वो कलाम बन सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है। और यदि कोई प्रतिभाशाली बालक है और उसका नकारात्मक विकास हो रहा है, यानी उसे वातावरण नकारात्मक मिल गया, तो यहाँ पर वो लादेन भी बन सकता है।
तो इस प्रकार से बालक की बुद्धि को भी वातावरण प्रभावित करता है। और यहाँ पर अपन यदि वाटसन की बात याद करें तो तुम मुझे एक बालक दे दो, तुम जो चाहोगे या जो कहोगे, चोर, डाकू, लुटेरा, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, मैं सब बना दूंगा, तुम जो कहोगे वो बना दूंगा। मतलब कि बालक में बुद्धि है, वो तो जन्म जाता है, ठीक है। अब उसके आईक्यू लेवल को किस दिशा में मोड़ना है, उसको दिशा कौन सी देनी है। और कभी कभार देखिए, एक परिवार तो ऐसा है जिसमें 5 बेटियां हैं, ठीक है। अब 5 बेटियों में 4 जो बेटियां हैं वो तो अच्छी आईक्यू लेवल वाली है, और एक जो 5वीं बेटी है उसका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है। परंतु घर का माहौल ऐसा है कि 5 जो है वो किताबों से प्रेम करती है, किताबों से प्रेम करती है। अब वो सदैव पढ़ती रहती है। वो 4 तो है, वो उनकी रुचि भी है और साथ साथ उनका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा है, तो वो तो बहुत आगे जा रही है, आगे जा रही है। वो जो 5वीं है ना, उसका आईक्यू लेवल इनकी बजाय बहुत कम है। जो चीजें ये 2 बार पढ़कर समझ लेती है, इसको वो ही चीज 5 बार पढ़नी पड़ती है। परंतु इनके बराबर ये भी किताब लिए बैठी रहती है। ये उस चीज को 2 बार पढ़कर छोड़ देती है, तो ये उस चीज को 5 बार दोहराती है। अरे इस वातावरण का प्रभाव ये पड़ता है कि माना इनके बराबर तो नहीं जा पाती, परंतु ये भी सफल है, ये भी आज अच्छी जगह सेट है, सफल है। तो इस प्रकार से वातावरण भी हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। घर का वातावरण अच्छा होने के कारण ये जो कम आईक्यू लेवल वाली बच्ची थी वो भी सफलता को प्राप्त कर पाई, माना कि वो इनके बराबर नहीं जा पाई। तो इसलिए हमारी जो बुद्धि है उसको दिशा देने का कार्य कौन करता है? वातावरण करता है। चाहे वो हमारा पारिवारिक वातावरण हो, चाहे हमारा वो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हो, चाहे भौतिक वातावरण हो, चाहे जलवायु का वातावरण हो, सभी चीजें हमें प्रभावित करती है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या देखा है कि भाई वातावरण का प्रभाव हमने यहाँ पर देखा है, वातावरण का प्रभाव, कि वातावरण का प्रभाव है वो बालक के किन किन क्षेत्रों में पड़ता है। तो कौन कौन सी चीजें देखी अपनों ने? वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। और वातावरण का जो प्रभाव है वो कौन कौन सी दिशा पे, कौन कौन सी जगह पे पड़ता है? तो देखिए, शारीरिक विकास को वातावरण प्रभावित करता है, मानसिक विकास को प्रभावित करता है, प्रजातिगत लक्षणों को प्रभावित करता है और बुद्धि को प्रभावित करता है। ये सारी की चीजें है, उनको वातावरण प्रभावित करता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आज स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो वीडियो को रोक कर ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं। आज अपनों ने वातावरण के संबंध में कुछ तथ्यों की बात की, और उन तथ्यों में अपनों ने सबसे पहले तो देखा कि जीन्स के अलावा जो कुछ भी बालक को प्रभावित करता है वो सब के सब किस में जाते हैं? वातावरण में। ये एक विद्वान का कथन था, मनोवैज्ञानिक का कथन था। उसके बाद अपनों ने देखा था एक प्रश्न कौन सा था कि मनोविज्ञान में लिंग का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? यही प्रश्न था, मनोविज्ञान में लिंग का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इस प्रश्न के जवाब की। ठीक है, हाँ, तो देखिए, 1 नंबर वातावरण था सामाजिक आधार पर, दूसरा था जैविक आधार पर, और तीसरा था दोनों, और चौथा था दोनों नहीं। तो यहां पर जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो दोनों। ये प्रश्न पहले क्लास की शुरुआत में जो प्रश्न दिया गया था कि मनोविज्ञान में लिंग का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है, तो देखिए सामाजिक आधार पर, क्योंकि समाज का लिंग पर प्रभाव पड़ता है,
क्यों? क्योंकि समाज भी लड़के और लड़की को अलग अलग नजरों से देखता है, यहां तक कि लड़के और लड़की की परवरिश तक में अंतर देखा जाता है। और जैविक आधार पर भी अपन जब वंशानुक्रम पढ़ रहे थे तब अपनों ने देखा था कि पहले लड़कियां परिपक्व होती है, उसके बाद लड़के परिपक्व होते हैं। तो हमें यदि लिंग का संपूर्ण अध्ययन करना है तो हमें इन दोनों ही आधारों पर इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में अपनों ने क्या पढ़ा? जन्म के पश्चात का पूरा वातावरण पढ़ा, साथ साथ वातावरण बालक को किस क्षेत्र में किस प्रकार से प्रभावित करता है उस चीज को भी देखा, और उसके बाद अपनों ने अपना प्रश्न भी क्लियर किया। तो आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।